बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम मई 28 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्राइलेटरल समिट है, इसको डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो 4 ममालिक के जो है वो दौरे पे हैं, जिसमें से वो तीसरे मुल्क अजरबैजान पहुंचे कल। और उन्होंने जो है वो एक समिट जो है वहाँ पे एक था 3 ममालिक का, उसको उसमें जो है शिरकत की है, तो उसकी अपडेट्स कुछ लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जी, यूएस जो है उसने स्टूडेंट वीजा जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए पॉज कर दिया है। ठीक है। इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो भागी भागी या खास करके स्टूडेंट्स जो है उनकी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन मानी जाती थी वो यूएस थी। तो अब जब वीजा पॉज हो गया तो अब वो क्या करेंगे और इसका यूएस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी, यूएस और यूरोप जो है उसने जो रेंज रिस्ट्रिक्शंस हैं यूक्रेन के ऊपर वो हटा दी हैं। और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि अब क्या होगा, अब यूक्रेन जो है वो किसी भी रेंज के मिसाइल जो है वो फायर कर सकता है रशिया के ऊपर, तो जिससे मजीद वॉर जो है वो इंटेंसिफाई होगी। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, इसकी डिटेल्स को। और आखिर हम बात करेंगे यूएस जो ऑफिशियल्स हैं इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेके कि भाई कहीं इसराइल जो है किसी भी टाइम पे 7 घंटों के अंदर अंदर, ऐसा नहीं आने वाले 7 घंटे, कोई भी 7 घंटे हो सकते हैं जिसमें वो जो है वो अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। तो इससे उनके के अंदर जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होगी कि वो जिस तरह से जो है वो मिडिल ईस्टर्न रीजन को जो है जिस तरह चाहते हैं या जिस तरह से ट्रम्प साहब ने बड़े बड़े वादे किए, तो वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि इसराइल को तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो है वो एक रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कि भाई जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो 4 ममालिक के दौरे पे पहुंचे हुए हैं। तो पीएम शहबाज शरीफ जो है वो रिट्रीट विलिंगनेस टू टॉक ऑन कश्मीर टेररिज्म इफ इंडिया वांट इट ऑल सिंसियरिटी। ठीक है। कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बेसिकली 4 ममालिक के दौरे पे हैं, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले वो जो है वो तुर्की पहुंचे, उसके बाद जो है वो ईरान पहुंचे, अब जो है वो अजरबैजान पहुंचे, फिर वहां से ताजिकिस्तान जाएंगे। ठीक है। तो वो 4 ममालिक के दौरे पे है, तो तीसरे मुल्क के अंदर यानी अजरबैजान में उन्होंने जो है वो एक समिट में शिरकत की है, जो आपको पिक्चर सामने दिखाई दे रही है। इसके अंदर उन्होंने बात की है कि भाई हम जो है वो इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया चाहे तो हम सिंसियरली इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं, चाहे ट्रेड हो कुछ भी हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, एक मैसेज, एक पीस का मैसेज देने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने। ठीक है। तो ये कहीं पे कमजोरी भी देखी जाएगी, लेकिन कहीं पे ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान पीस का ख्वाह है। तो यहाँ पे देखिए सारे हाई ऑफिशियल्स बैठे हैं, और इसमें जो है हाई ऑफिशियल्स में हमारे पास यहाँ पे ये शहबाज शरीफ साहब आपको इस कोने पे दिखाई देंगे, साथ में जो है वो इसाक डार साहब हैं, और साथ में हमारे जो है फील्ड मार्शल साहब हैं। तो फिलहाल और कोई मिलिट्री का आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। वो कहते हैं इस समिट के अंदर, ट्राइलेटरल समिट के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने आप को हमने ओपन रखा हुआ है डायलॉग्स के लिए, कश्मीर के ऊपर, ठीक है, और टेररिज्म के ऊपर। यही दो सबसे मेजर जो है वो इस टाइम पे इशू हैं, जो इंडिया को भी है। जाहिर बात है हमारा जो रीजनल डिस्प्यूट है वो किसके ऊपर है, वो इस टाइम पे टेररिज्म के ऊपर है और कश्मीर के ऊपर है। गो कि पानी के ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पानी का जिक्र अलग से नहीं किया। तो यहाँ पे पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान जो है इनका ट्राइलेटरल समिट था अजरबैजान के अंदर, लिंचन के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो इस फोरम को इन्होंने इस्तेमाल किया इंडिया को एक मैसेज देने के लिए कि भाई हम आपसे बातचीत चाहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे गो कि हम ये देख रहे हैं, हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। आज भी जैसे जो है वो फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया है जो मोदी साहब है उनकी स्पीच को, गुजरात वाली, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है बड़ा जुल्म किया गया हिस्ट्री के अंदर, ये ट्रीटी हमारे जो बड़ों ने क्यों मानी, वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है। तो एक साइड से वो धमकियां लगाए जा रहे हैं मुसलसल, जबकि हम दूसरी साइड से जहां जा रहे हैं हम पीस की बात कर रहे हैं। तो शायद इसे दोबारा से वो यही समझेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है वो डर रहा है, इस वजह से बार बार पीस की बात कर रहा है, बार बार पीस की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए जो है एक साइड से धमकियां आनी है, दूसरी साइड से हम उन्हें कह रहे हैं कि हम आपसे डायलॉग करना चाहते हैं कश्मीर के ऊपर। और काउंटर टेररिज्म की भी हम बात करेंगे कि भाई आपको जो प्रॉब्लम है हमसे, जबकि कल मैंने डिस्कस किया था कि उन्होंने क्या बात की है जी मोदी साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो स्टेट प्रोटोकॉल दिया, उन्होंने जो यहाँ पे दहशतगर्द मारे हैं उनको, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट इन्वॉल्व है या मिलिट्री इन्वॉल्व है। तो अब नेक्स्ट टाइम वो मिलिट्री को टारगेट करेंगे, इन इदारों को टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे उर्दवान साहब भी मौजूद थे, इल्हाम अलाइफ साहब भी मौजूद थे। ठीक है। ताजिक उज्बेकिस्तान के जो है वो सदर साहब। तो इनके बीच में बातचीत हुई है, और इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ साहब ने कि भाई आपने जो है खुल के हमारा साथ दिया। टर्की ने और अजरबैजान ने जाहिर बात है साथ दिया, तो उनका शुक्रिया अदा किया। और बताया कि हम ये चाहते हैं जो कश्मीर का इशू है वो जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं,
ठीक है, जो करारदादें हैं उसकी कि भाई वहां पे रेफरेंडम करवाया जाए और वहां की आवाम की मर्जी से जो है वहां का फैसला किया जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो यूएन का रेफरेंडम है उसके अकॉर्डिंगली फैसला किया जाए, जो उसकी रेजोल्यूशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली ही जो है वो फैसला किया जाए। तो देखते हैं कि क्या जो है वो आगे आउटकम निकलता है। साथ में उन्होंने जो है वो हाईलाइट किया पाकिस्तान का जो है कि भाई पाकिस्तान किस तरह से एक तो विक्टिम भी बना हुआ है, ठीक है, वो खुद भी इन चीजों का जिनका ब्लेम उस पर लगाया जा रहा है कि भाई टेररिज्म हमें कहा जा रहा है हम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करते हैं, लेकिन हम तो खुद इसकी विक्टिम हैं, हम तो खुद इस तकलीफ से गुजर रहे हैं पिछले 40 साल से। उन्होंने बताया कि भाई हम तो 90,000 जाने कुर्बान कर चुके हैं इसके अंदर और ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स का लॉस करवा चुके हैं इस दहशतगर्दी की वजह से, तो हमसे ज्यादा कोई भी सफर नहीं किया होगा, ठीक है। तो कहते हैं भाई बिगेस्ट जो विक्टिम है ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म का वो तो हम पाकिस्तान इटसेल्फ है। तो फिर सवाल ये है कि फिर आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इकोनॉमिक लॉस किया, सब कुछ किया, तो हम तो इंडिया को चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड की जाए, हम कॉपरेशन के लिए भी तैयार हैं, हम ट्रेड के लिए भी तैयार हैं कि हम ट्रेड टाइज चाहते हैं, अगर जो है वो आप सिंसियरली जो है वो दिल से चाहते हैं तो हम भी आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंडिया को मैसेज देने की जो है वो कोशिश की गई है। साथ में कंडेमिनेशन की गई है इंडियाज के थ्रेट्स की कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, उसके हवाले से कि भाई जो आप इंडस वाटर ट्रीटी है इसको यूनिलैटरली जो है वो यूनिलैटरल एक्शंस के थ्रू खत्म नहीं कर सकते, ये एक बायलैटरल था, ठीक है, इवन ट्राइलेटरल था जिसमें सालसी हम देख रहे हैं जो है वर्ल्ड बैंक ने की थी। तो अल्टीमेटली आप कैसे एक साइड से ही कह सकते हैं, और जिस तरह के बयानात उनके आ रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी गलती हुई हमारे बड़ों से कि उन्होंने 1960 के अंदर जो है वो हमारे दरियाओं का हमारे मुल्क का पानी, यानी वो तो कश्मीर को अपना समझ रहे हैं ना, तो वो तो जैसे मैंने कल बताया था कि कह रहे हैं हमें कश्मीर में आगे बढ़ना चाहिए था, सरदार पटेल ने कहा भी था, तो हम क्यों रुके, लॉर्ड माउंटबेटन को एक तरह से वो कह रहे हैं कि भाई उसने क्यों हमें रोका, ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं। तो फिर कहते हैं भाई शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तो 240 मिलियन लोगों से आप खेल रहे हैं, उनकी जो मईशत है, उनके पीने का पानी है वो इन दरियाओं से है, तो आप ये पानी बंद नहीं कर सकते, आप वेपनाइज नहीं कर सकते वाटर को, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अनरियलिस्टिक होगा, अलार्मिंग होगा, और इससे जो है वो मजीद खिते के अंदर जो है वो हालात खराब होंगे, ठीक है। और साथ में आपका भी शुक्रिया ममालिक का कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो ये जो है ट्राइलेटरल समिट था, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है ट्राइलेटरल समिट का। देखिए दो मैसेजेस के बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो ये कि इस टाइम पे मोदी साहब इस वॉर के बाद इंटरनली जो है वो अपनी आवाम को खुश करने में लगे हुए हैं, जबकि अगर यहाँ से शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जहां जहां वो जा रहे हैं उन ममालिक जिन्होंने सपोर्ट किया उनको जाके उनका थैंक यू कह रहे हैं और इंटरनेशनल फोरम्स को यूज कर रहे हैं इंडिया को जो है वो बताने के लिए, गो कि हम पीस का मैसेज ही दे रहे हैं लेकिन एटलीस्ट जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। और साथ में अपने मुस्लिम कंट्रीज के साथ बैठ के तो ये एक पावर शेयरिंग भी है और एक गेस्चर भी है कि भाई हम एक साथ हैं आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे आप देखिए एक बैनर है और वो क्या है जी, हार्वर्ड इज नॉट हार्वर्ड विदाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्या आपने देखा कि 3 दिन पहले जो है वो ट्रम्प साहब जो है उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब अलाउ नहीं होगा कि वो हार्वर्ड में आए, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है आर्जी तौर पर। कितना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितनी हो सकती है कोई आइडिया नहीं है, जिससे हार्वर्ड को बहुत ज्यादा उसकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, ठीक है, क्योंकि उसने सालों इसके अंदर इन्वेस्ट किया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आना, वहां पे रिसर्च होना, इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया जाना, समझ गया ना, दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट अगर वो बना है तो उसके पीछे बहुत मेहनत थी। लेकिन ट्रम्प साहब जैसे पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने एक झटके में जो है वो एजुकेशन को मजाक बनाया, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो एजुकेशन को नुकसान पहुंचा। इससे अगला स्टेप उन्होंने क्या किया, यूएस पॉजेज न्यू स्टूडेंट्स वीजा, व्हाट इट मींस एंड हु इट विल अफेक्ट। कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने टारगेट किया, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जो है वो इजराइल को सपोर्ट करना था, यानी वो एलिमेंट्स इन यूनिवर्सिटी से निकालने थे। उन्होंने कहा भाई ये एंटी सेमेटिक जो है वो एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं जो मज़हब को नहीं मानते, हम चाहते हैं इनको निकाला जाए, इनकी प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, ठीक है, यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिक्स से पाक किया जाए, ये आवाज ना उठाएं, वो कि फ्यूचर लीडर्स तो वहीं से बन के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इजराइल के खिलाफ बात करेंगे तो हमें अलाउ नहीं है। तो इजराइल की लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर कि आप देख लें कि उन्होंने अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया में टॉप लेवल पे था और हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती थी कि स्कॉलरशिप के ऊपर या पैसे लगा के जाने पड़े तो वो जाए हार्वर्ड में जाए, येल यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, लेकिन अब उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो गई है। तो अब क्या हो गया जी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने क्या किया जी, इंस्ट्रक्टेड किया है यूएस एम्बेसीज को पूरी दुनिया के अंदर के जितने भी स्टूडेंट वीजाज हैं उनको होल्ड पे डाल दिया जाए, ठीक है, जिनके इंटरव्यूज अब
भेजी हुई है कॉल्स उनकी तो होंगे, लेकिन उसके बाद बाकी सबको कहा है कि भाई जब तक नया शेड्यूल नहीं आता तब तक आप जो है एक्सचेंज विजिटर्स को और स्टूडेंट्स को जो है आप क्या करें, उनके इंटरव्यूज को पॉज कर दें। ठीक है, और अब हम जब नई पॉलिसी बनाएंगे तो उसके बाद फिर जो है चीजें बनेगी। अब नई पॉलिसी क्या होगी, उसमें वो कहते हैं हम एक्सपैंड करेंगे सोशल मीडिया स्क्रीनिंग। ठीक है, यानी सोशल मीडिया पे एक स्टूडेंट की क्या एक्टिविटीज है, क्या अब जैसे सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हो रही है प्रो पैलेस्टाइन, ठीक है, या एंटी इसराइल, तो इस तरह की पॉलिसीज या एंटी वेस्ट पॉलिसीज, इस तरह की स्क्रूटनी अब करेंगे कि भाई कोई भी एक शख्स जो अमेरिका के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, हम उसको कंप्लीटली स्क्रूटनाइज करेंगे कि वो किस माइंडसेट, किस साइकोलॉजी के तहत अमेरिका में आ रहा है, क्या वो पढ़ने आ रहा है, पॉलिटिक्स करने आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ सेटल होने आ रहा है। तो पहले ही बहुत ज्यादा मुसीबतें थी इन एशियन स्टूडेंट्स के लिए, अब मजीद बढ़ा दी गई हैं, खास करके एशिया को टारगेट किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है वीजा का उसको चेंज करने जा रहे हैं अमेरिका, ये सिग्नल हमें ये मिल रहा है। और इसके अंदर जो उनकी वीजा की काइंड्स हैं, F1 है, J1 है, M1 है, ये मुख्तलिफ तरह के जो वीजाज हैं अब ये इफेक्ट होंगे, और फिलहाल सबको जो है वो पॉज पे डाल दिया, और उसका शदीद किस्म का नुकसान जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें जी सिक्योरिटी मेजर्स और गवर्नमेंट रिस्पांस की गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, तो वो ये कह रहे हैं भाई हम एक तो अपनी मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहते हैं, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है इस टाइप पे, यानी ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये प्रोटेस्ट में यहाँ पे लगे हुए हैं, लॉबिंग करते हैं, तो ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, समझ गए हैं। तो इसका मतलब ये हम इसको रोकना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है वो इस बात में कह रही है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है अब उसको लगता है कि ये स्टूडेंट है उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। गो के देखिए इससे नुकसान क्या होगा, इससे ये जो इतने बड़े बड़े इदारे हैं जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, येल यूनिवर्सिटी हो गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गई, ये दुनिया के बहुत बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, दुनिया का बहुत बड़ी नॉलेज की कंट्रीब्यूशन इन यूनिवर्सिटीज की है। तो एक्चुअली में जब इनके पास स्टूडेंट्स ही नहीं जाएंगे, इंटरनेशनली फंडिंग नहीं होगी, इनका वो नाम नहीं होगा ग्लोबली, तो वो रिसर्च भी नहीं होगी, वो लेवल भी नहीं होगा, तो इनकी एजुकेशन का लेवल, ओवरऑल अमेरिका की एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे आएगा और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और सालों से जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे, जब उनको जाहिर बात है ग्रांट्स नहीं मिलेंगी तो कैसे मैनेज करेंगे अपने टीचर्स को। तो इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद, जैसे भी कहा जाता है भाई एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, तो हम आगे वाले वक्त में मजीद देखेंगे कि मजीद जो है ऐसी चीजें हमें नजर आएंगी इस तरह के लीडर्स की वजह से। इसका देखिए इम्पैक्ट, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वो दो ममालिक के ऊपर सबसे ज्यादा होगा, इंटरेस्टिंगली, ठीक है, और ये वही दो ममालिक हैं जिनकी दुनिया की आबादी सबसे ज्यादा है, ठीक है। पहले नंबर पे इस टाइम हम ये कह रहे हैं इंडिया है, और दूसरे पे जो है वो चाइना है। तो इन दो ममालिक से 6 लाख के करीब स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं अमेरिका के अंदर, 6 लाख स्टूडेंट्स इन दो से, चाइना से और इंडिया से जो है ये ममालिक, यहाँ से इन ममालिक से दो से जाते हैं, और 2023-24 के अंदर जो है वो 6 लाख यहाँ से गए हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इनकी है, तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अब ये अगर 6 लाख जाते हैं तो उसमें 1 लाख भी अगर हर साल वापस आ रहा है इन ममालिक के अंदर, तो आप सोचें इनकी वर्कफोर्स का क्या लेवल हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका कहाँ जा रहा है, तो कितना ज्यादा फायदा था, अब इनको भी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। और ये सारे का सारा 6 लाख का प्रेशर भी यूरोपियन कंट्रीज पे जाएगा, ठीक है। तो फिर वहां पे भी अब जाहिर बात है मुश्किल हो जाएगी, और वहां के हालात पहले से ही खराब हैं कि हम देख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो सर पे खड़ी है। तो अब ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में हम देख रहे हैं कि भाई यूएस जो है वो ग्लोबली इसका बहुत नुकसान होने लगा है, यूएस के डिसीजंस की वजह से ग्लोबली एजुकेशन को नुकसान होगा, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होनी जा रही है, चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट बात करते हैं जी इंतहाई अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन की, और वो क्या है, यूएस और यूरोप जो है उसने जो रेंज रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी हैं, ठीक है। किसके ऊपर से, यूक्रेन के मिसाइल्स के ऊपर से। अब इसको जरा समझिएगा पहले, अब बेसिकली रेंज रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है। रेंज रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है दुनिया के अंदर, वो मुख्तलिफ रेंज की होती है। अब किसी की रेंज जो है वो 50 किलोमीटर है, किसी की रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है, किसी की रेंज 200 किलोमीटर, और किसी की 300 और 3000 किलोमीटर या इससे भी अबव होती है, जाहिर बात है, तो मुख्तलिफ रेंज है। तो अब इन्होंने असला सप्लाई तो किया हुआ है यूक्रेन को, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी इन्होंने सप्लाई किए हुए हैं। अब देखिए पाकिस्तान इंडिया की रिसेंट वॉर हुई है, तो उसमें आपने देखा रेंज कितना मैटर करती है, कि पाकिस्तान ने जो है वहां पे जो मिसाइल दागे या उन्होंने यहाँ पे दागे हैं, तो एक रेंज के हिसाब से ही दागे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने दिए हुए थे, लेकिन मना किया हुआ था कि आप हमारी जब तक इजाजत नहीं होगी, जब तक वॉर इंतहाई इंटेंस जो है वो मरहले में दाखिल नहीं होगी, तब तक आप इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यूज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का मतलब यह है कि आपने डायरेक्टली पहले ही जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया मॉस्को को या रशिया के अंदर के सिटीज को, और वहां पे जो उनका असला रखा हुआ है या उनके जो सारे का सारा बेसिस है उनको आप डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर दें। ये तो फिर क्या होगा, फिर पैनिक कंडीशन होती है, और पाकिस्तान की तरफ फिर आगे से रिस्पॉन्स जाता है, तो फिर रशिया आगे से खुल के रिस्पॉन्स करेगा, तो एटॉमिक वेपन्स भी यूज होंगे, उससे मजीद थ्रेट होगा और दुनिया जो है तबाह होगी।
समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बॉर्डर के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे हमारे कश्मीर पे चलते हैं या एलओसी के ऊपर या लाइन ऑफ, तो चल रहे होते हैं वैसे ही चल रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जर्मनी जो है, उनके जो नए चांसलर इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने जो है फ्रेडरिक मर्ज साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो आपके यूक्रेन के वेस्टर्न एलाइज हैं, जिसमें उन्होंने कहा यूएस जो है, यूके जो है, फ्रांस जो है और जर्मनी इटसेल्फ जो है, हमने ये फैसला किया है कि हम लॉन्ग रेंज की जो आपके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते लॉन्ग रेंज के मिसाइल, खास करके दो मुल्कों ने दिए हुए थे, एक अमेरिका ने, एक यूके ने, आप उनको अब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यूक्रेन के अंदर। अब इसके दो रीजन हैं। देखिए, सबसे पहला तो हमें ये नजर आ रहा है पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब वॉर जो है वो नेक्स्ट राउंड के अंदर दाखिल हो चुकी है रशिया और यूक्रेन की। अब हम ये समझ सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत करीब कहीं खड़ी है, हम देख रहे हैं अगर इस तरह से हालात चलते हैं तो, ठीक है। पहली बात तो ये है पॉलिसी शिफ्ट हुई है, क्योंकि वॉर की इंटेंसिटी और उसका खतरा बढ़ता जा रहा है, वो फैलती जा रही है और रशिया आगे बढ़ता जा रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है, देखिए इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि ये ममालिक अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। इन्हें ये थ्रेट है कि इस टाइम पे अगर रशिया जीत गया या मजीद आगे बढ़ गया और यूक्रेन को उसने शिकस्त दे दी, तो उसके बाद अगला नंबर हमारा होगा और हम खुद को कैसे डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब इन्होंने कहा है कि भाई आप ऐसा करें कि यूएस ने जो सप्लाई किया था ATAMS सिस्टम, गो के इसको एक एक बार अप्लाई कर चुके हैं, दो दो तीन तीन बार, और यूके का जो मेड सिस्टम है, जो स्टॉर्म शैडो जो है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ATAMS सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 300 किलोमीटर की रेंज है, और ये जो यूके का सिस्टम है ये 250 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है। वो कि ये फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मॉस्को में जाके गिरेंगे और मॉस्को तबाह हो जाएगा। रशिया को एक तो उसकी जो ज्योग्राफी है और जो दूसरा वो जितना बड़ा मुल्क है, इसकी वजह से बहुत एज है, बहुत एज, कि उसको टारगेट करने के लिए इतना आसान नहीं है। तो रशिया काफी बड़ा है। तो देखिए एक और रीजन भी है, वो ये है कि अब पहले वॉर हो रही थी बॉर्डर के ऊपर, ये बॉर्डर था, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे पहले वॉर हो रही थी और यहाँ से टारगेट किया जा रहा था एक दूसरे को। लेकिन अब रशिया जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, अब यहाँ तक यूक्रेन का बॉर्डर आ चुका है, ये बीच का सारा एरिया इस टाइम पे रशिया कंट्रोल में है। लेकिन अब जब ये यहाँ से मिसाइल गिराएंगे तो वो तो इनके अपने ही बॉर्डर पे गिरेगा, क्योंकि आधा हिस्सा तो कब्जे में आ चुका है रशिया के। तो इसलिए अब इन्हें हाई रेंज यूज करना ही पड़ेगा, ताकि वो एटलीस्ट जो है वो रशिया के अंदर तो जाके गिरे, समझ रहे हैं। तो रशिया फिर भी एज में है, रशिया को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मजीद आगे बढ़ेगा, ताकि वो मजीद पीछे से फायर करें तो वो आगे ना जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो हमारे पास है ये है ATACMS, ये अमेरिका का सिस्टम है, ठीक है, जो इनको दिया गया। ये 300 किलोमीटर की रेंज है और ये बहुत ही खतरनाक किस्म के वेपन्स हैं, और ये अगर यूज होते हैं तो अल्टीमेटली फिर उस साइड से रशिया भी यूज करेगा और इससे वॉर जो है वो मजीद इंटेंसिफाई होगी। तो शायद अब जो है वो इंडिया या पाकिस्तान के लोगों को पता चल सके कि वॉर किस तरह से बढ़ती है। दूसरी साइड पे ये जो सिस्टम है ये स्टॉर्म है, और ये किसका है जी, ये यूके का है, ठीक है, स्टॉर्म शैडो, और ये भी इनको दिया हुआ, उसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। अब यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो इस मैप में ये आपको नजर आ रहा है रशिया है, ये आपको नजर आ रहा है यूक्रेन है, ये इनका कैपिटल है कीव, और यहाँ पे ये है मॉस्को। तो कैपिटल फिलहाल दूर है, लेकिन गो के कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो तकरीबन कीव तक पहुंच चुका और कीव पे वो टारगेट कर रहा है बार बार, लेकिन अभी तक यूक्रेन मॉस्को के ऊपर टारगेट नहीं कर सका, ठीक है। तो अब ये जो एरिया था, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हाईलाइट हुआ हुआ, ये ऑलरेडी जो है ये कब्जे में जा चुका है, ठीक है। तो अब इसलिए इनको यहां से टारगेट करना पड़ रहा है काफी आगे तक के लिए, किसी तरह से रेंज बने और फिर ये जो है उसको टारगेट कर सकें। तो इससे वॉर जो है वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? एक तो देखिए अब सीज फायर मुश्किल होता जा रहा है, आपने देखा कि पिछले महीने काफी ज्यादा राउंड्स हुए कि किसी तरह से जो है सीज फायर हो जाए रशिया और यूक्रेन में, और ट्रंप साहब ने भी काफी कोशिशें की, ठीक है, लेकिन वो सीज फायर के हालात नहीं बन रहे, ठीक है, दोनों एक पेज पे नहीं आ रहे। तो इसलिए अब सीज फायर की उम्मीद यहाँ पे भी शायद, जैसे हम ये देख रहे हैं इजराइल सीज फायर नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे भी रशिया फिलहाल सीज फायर नहीं करना चाह रहा इन टर्म्स के ऊपर। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि शायद सीज फायर की उम्मीद खत्म हो जाए और रशिया का जो रिस्पॉन्स होगा वो काफी खतरनाक होगा, क्योंकि जब रशिया ने इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टार्ट कर दिए तो फिर तो पूरा यूरोप जो है उसकी जद में आ जाएगा, और वो जाहिर बात है जब मजबूर होगा, जब वो समझेगा कि उसकी सुवरेनिटी को अब शदीद थ्रेट है, तो वो यूज करेगा। इससे वॉर की इंटेंसिटी बढ़ेगी और आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर वॉर रुकती नहीं है तो वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाएगी। तो जो फ्यूचर पीस सेटलमेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, और रशियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमें नुकसान हुआ तो जाहिर बात है वो भी आगे से स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर, और वो भी जो है वो मजीद आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट्स की हुई हैं कि हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अब अगर ये सीज फायर नहीं होता तो अल्टीमेटली फिर हम खुल के वॉर आगे लेके जाएं, ठीक है। इसका मतलब वो रेडी हो चुके हैं कि भाई हम एक और मजीद अगली वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं।
और नेक्स्ट हमारे पास है जी लास्ट यूएस जो है, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत ज्यादा कंसर्न है इस चीज के ऊपर कि इजराइल जो है वो किसी भी टाइम पे ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अब देखिए रिपोर्ट के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि ईरान को बार बार इनडायरेक्टली थ्रेट किया जाए कि भाई देखो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, मान जाओ जो हम कह रहे हैं, अगर नहीं मानोगे तो तुम पे अटैक हो जाएगा, और जितना भी तुमने अभी तक बनाया हुआ है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मतलब हो सकता है इसका। दूसरा एक जेन्युइन थ्रेट हो सकता है ट्रंप साहब को कि भाई वो बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करके आए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो जाहिर बात है अगर ईरान पे हमला हो जाता है तो वो किस तरह से डिफेंड करेंगे इब्राहिम एकॉर्ड्स को, किस तरह से वो इसराइल को डिफेंड करेंगे इन मुस्लिम कंट्रीज में, और उनकी अपनी डील जो है वो मुश्किल में पड़ जाएंगी, समझ रहे हैं। तो ये इस टाइम पे जो है दोनों साइड से हम इसे देख सकते हैं। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि इसराइल जो है वो क्या करे, यूनिलैटरल स्ट्राइक्स करेगा, और यूएस को शायद बताए बिना करे या इतने शॉर्ट टाइम में करे कि यूएस को बता तो देगा लेकिन यूएस कुछ कर नहीं सकेगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में वो कह रहे हैं कि भाई ये लॉन्च कर देगा यूनिलैटरल स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर, मिनिमम वार्निंग के साथ 7 घंटों के अंदर अंदर ये काम हो सकता है, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। 7 आवर्स के अंदर अंदर जो है ये ऑपरेशन इसराइल कंप्लीट कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं होगा इसको देखा जाए। और ट्रंप साहब को ये थ्रेट है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया, अगर ईरान आगे से रिटेलिएट करता है, जवाब देता है, जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो देगा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आपको पता है ईरान के अभी तक की इन्वेस्टमेंट है क्या। ईरान अगर किसी चीज के ऊपर अकड़ता है तो वो उसके यही जो हल्के फुल्के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। तो अगर ये जो सारे के सारे प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इनके ऊपर अगर अटैक हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझ आ रही है, और वो क्या आ रही है कि इसराइल का ये फोकस ही नहीं है कि जीरो एनरिचमेंट हो, उससे ये भी साथ में थ्रेट है कि जो पहले से मौजूद है यूरेनियम या ये जो पहले से अब मौजूद है हथियार, इनको भी जो है वो डिसमेंटल किया जाए, और ये सबसे अलार्मिंग है। यहां पे जो है मामला बहुत गड़बड़ है, ठीक है। इससे अब अमेरिका को ये थ्रेट है कि भाई वो इजराइल उन्हें जबरदस्ती किसी और वॉर के अंदर घसीट लेगा, और जब ईरान ने आगे से रिटेलिएट किया तो ना चाहते हुए भी इजराइल को उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप अंदाजा करें क्या हालात बने हुए हैं। तो डिप्लोमेटिक डेडलॉक और इंटरम डील्स की नेगोशिएशंस जो है अभी फिलहाल आपको पता है चल रही हैं, लेकिन अभी डेडलॉक है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि भाई मैं जीरो के ऊपर मानूंगा नहीं, ये मेरी सुवरेनिटी के खिलाफ है, जबकि यूएस जो है वो ये चाह रहा है, क्योंकि इसराइल ये चाह रहा है कि जीरो के ऊपर ये मान जाए, लेकिन इसराइल साथ में ये भी चाह रहा है, और इसराइल यहां पे क्या कह रहा है कि अगर ये डील हो भी जाती है, ठीक है, अगर लेट सपोज ये डील हो जाती है, ठीक है, और डील होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई मैं अटैक नहीं करूंगा, अगर ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म नहीं करेंगे तो मैं तब भी अटैक करूंगा। यानी इतना आप देखें खुल के परफॉर्म कर रहा है कि उसे पता है कि भाई अब क्या हालात हो। कहते हैं ईरान ने जो एनरिचमेंट की हुई है वो भी हमारे लिए थ्रेट है, तो उसको भी हमने तबाह करना है, आगे की बातें तो आप छोड़ दें, तो अभी जो है वो भी हमने तबाह करनी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर डील हो भी जाती है तो इस बात की गारंटी नहीं होगी कि मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं फिर भी अटैक करूंगा, क्योंकि मुझे थ्रेट है इस चीज से। तो एक साइड पे वो इतना खुल के कर रहा है, लेकिन जाहिर बात है अमेरिका की सपोर्ट है, तभी कोई ना कोई मुस्लिम कंट्री से बोल रहा है, तभी तो वो इस तरह खुल के बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज है जी आज के दिन की।